आज दोस्तों रासायनिक बंध के क्रम में पार्ट दूसरा जो कि है उसमें हम देखेंगे कि अष्टक नियम क्या होता है, विद्युत संयोजक या आयनिक बंध क्या होता है और सहसंयोजक बंध क्या होता है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे कि ये सब होते क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अष्टक नियम देखेंगे, क्योंकि जब तक हम अष्टक नियम नहीं समझेंगे तब तक इन दोनों को हम अच्छे से नहीं समझ सकते। आइए शुरू करते हैं। तो अष्टक नियम पहले एक बार देखिए, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर इसे हम समझेंगे कि है क्या। कि क्या कह रहा है, जिन तत्व के बाह्य कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके या स्थानांतरण द्वारा, साझेदारी भी कर सकते हैं या स्थानांतरण द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं और अस्थायी हो जाते हैं। इस प्रकार के नियम को अष्टक नियम कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि भाई ये नियॉन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। हम सब जानते हैं कि नियॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 10 होता है और इसका होता है 8 और इसका होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 होता है 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5। तो यदि हम इनके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो क्या होगा, तो इनके नियॉन के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन के 6 और इसमें 5। तो इसमें क्या कह रहा है कि जिन तत्व के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि नियॉन के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसकी चर्चा इसमें नहीं करेंगे। हमें उनके बारे में बात करनी है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। तो देखिए अब बचा आपके पास क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इन दोनों जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों तत्वों के पास दो विकल्प है। या तो एक किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लें, ठीक है, और या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर लें, ठीक। तो इसी दो मार्ग के द्वारा ये चल के ये अस्थायी हो सकते हैं। अभी ये दोनों अस्थायी हैं। अस्थायी होने के लिए इनके पास दो विकल्प है, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें और या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करें। और जब ये दोनों प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया को चुनते हैं और उससे द्वारा जब इनमें 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी तब ये क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, अष्टक नियम। कि जिन तत्व के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके या स्थानांतरण करके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्व कर लेते हैं और अस्थायी हो जाते हैं। इसी नियम को हम कहते हैं अष्टक नियम। अब देखिए अष्टक नियम के बाद हम क्या समझते हैं, हमारा जो आज मेन टॉपिक है सहसंयोजक बंध, यानी कि जिसे आयनिक बंध कहते हैं, और विद्युत संयोजक। विद्युत संयोजक को आयनिक बंध कहा जाता है, सहसंयोजक बंध अलग होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको फिर एक बार कह दे रहा हूं, यदि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे, वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में आने की गारंटी लेता हूं, मज़ा आएगा समझने में। कहीं भी एक एक चीज़ को समझाऊंगा। तो देखिए रासायनिक बंध है क्या। तो हमने आपको बताया कि प्रकृति में जितने भी एलिमेंट, प्रकृति में हमारे कुल कितने तत्व पाए जाते हैं, प्रकृति में कुल हमारे 118 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ होते हैं अस्थायी। अब इसमें देखिए अष्टक नियम का कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा। तो देखिए जो अस्थायी होते हैं इनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अस्थायी होते हैं उनके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह 8 इलेक्ट्रॉन लगभग जो है अक्रिय गैसों के पास ही होते हैं। जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं इनके बाह्य कक्ष में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आप अपवाद के रूप में याद कर लीजिएगा हीलियम को। हीलियम है जिसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी वह
अस्थाई होती है। क्यों? क्योंकि वह अक्रिय गैस होती है, यानी कि जितने भी अक्रिय गैस होंगे वह सभी अस्थाई होंगे, चाहे उनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। लेकिन हीलियम की बात छोड़ दी जाए तो सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है अस्थाई। ये जो तत्व होते हैं इनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अस्थाई। अब ये अस्थाई हैं तो देखिए, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, हमने आपको बताया जो अस्थाई हैं, इन्हें अस्थाई होने के पास इनके लिए 3 विकल्प है। मुख्यतः यही दो ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हैं। तीनों ही होते हैं लेकिन मुख्यतः 2 होते हैं। तो देखिए, यदि जो अस्थायी तत्व है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा अस्थायी होता है तो उस समय क्या होगा? उस समय विद्युत संयोजक होगा। उस समय जो बंध बनेगा उसे विद्युत संयोजक बंध कहेंगे, या उसे हम आयनिक बंध भी कहते हैं। उसे हम विद्युत संयोजक बंध भी कह सकते हैं, उसे हम आयनिक बंध भी कह सकते हैं। यदि जो अस्थायी तत्व है वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अस्थायी होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सहसंयोजक बंध कहेंगे। और यदि अस्थायी तत्व में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। तो इसी के आधार पर आप परिभाषा भी दे सकते हैं कि वैद्युत संयोजक बंध क्या है? जब कोई अस्थायी तत्व इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बंध बनाता है तो उसे विद्युत संयोजक कहते हैं। जब कोई अस्थायी तत्व इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बनाता है तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। बंध नहीं लिखे हैं लेकिन बंध होगा। और जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएँ तो उसे उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। अब देखिए, हमारा जो पहला बंध है यानी कि विद्युत संयोजक अर्थात आयनिक बंध, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यह होता क्या है। तो अब देखिए, हम बात करेंगे किसकी? विद्युत संयोजक। विद्युत संयोजक की परिभाषा जानने से पहले मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए विद्युत संयोजक कौन है। इसे विद्युत संयोजक को ही आयनिक बंध कहते हैं। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इस बात को आप देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है डिफिनीशन में कि जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर, यानी कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर या अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अस्थायी विन्यास प्राप्त करता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तथा बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यानी जिसे जब हम बंध बनाएंगे तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होंगे, जो उनकी संख्या होगी, उससे हम संयोजकता भी कह सकते हैं। यानी कि हम इसके द्वारा संयोजकता का भी पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से अभी हम समझेंगे। तो देखिए, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है भाई NaCl, MgCl, CaCl2। इतना ही नहीं है, और भी बहुत एग्जाम्पल है। एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर, यदि कोई परमाणु जैसे वह इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर क्या आ जाएगा? उस पर प्लस चार्ज आएगा। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर ऋणात्मक आ जाएगा। देने वाले परमाणु को दाता कहते हैं, यानी डोनर। और इसे जो ग्रहण करता है उसे एक्सेप्टर भी कहते हैं, और इसे डोनेटर कह सकते हैं आप, एक प्रकार से एक्सेप्टर, डोनेटर। ठीक। अब देखिए, हम पहला एग्जांपल समझते हैं NaCl का, कि NaCl द्वारा हम इसे समझते हैं। तो देखिए, NaCl का क्या है। यहाँ पे देखिए NaCl ले लिए हम, ठीक है। अब NaCl लेने के बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। तो Na ले लिए और क्या ले लिए? Cl। इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 17 होता है। आपको इससे हल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हल करने के लिए आपको परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका परमाणु क्रमांक 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा, 8 होगा और 7 होगा। ठीक। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं। सोडियम के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1, इसके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो Cl है इसके बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए। हमने आपको बताया था अस्थाई वही होगा जिसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि Cl, Na जो सोडियम है, यदि अपना यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या इसके पास
8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे। और यदि यही जो इलेक्ट्रॉन या त्यागी उसे यह Cl जो है यानी कि क्लोरीन ग्रहण कर ले तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी आसान है। या मैं अभी आपको यह कहूँ कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन न त्याग करके 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो यह बहुत कठिन हो जाएगा, मतलब असंभव एक प्रकार से। और यदि इसे मैं कहूँ एक इलेक्ट्रॉन न ग्रहण करके 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो यह भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ग्रहण करने वाला कोई है ही नहीं। तो सबसे अच्छा यहाँ है कि इसे एक इलेक्ट्रॉन की जो Cl है इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो आ जाएगा Cl के पास, और इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो देखिए जिसे अब यहाँ हम रासायनिक क्रिया द्वारा समझेंगे। देखिए सोडियम है, इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cl है। अब देखिए Cl के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यही Cl है। अब इसका हम 7 है ना, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन हम ले लिए, जो Cl है यह एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस हो जाएगा। और हमने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उससे प्लस आएगा चार्ज, और यहाँ पर देखिए प्लस आएगा बीच वाला, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर माइनस, तो यही आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितने का हुआ है, 1 का, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम सब क्या समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं MgCl2 का। अरे यार नाम, 1 मिनट रुकिए, MgCl2। देखिए MgCl2, देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 282, 282 इसका क्या होगा भाई, इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Cl जो है MgCl नहीं, MgCl2। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल जब दिखाया था तो MgCl2 दिखाया था, ना कि MgCl। तो MgCl2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 287। देखिए लेकिन Cl जो 2 है तो एक मतलब, और क्लोरीन मैग्नीशियम जो है इसे मतलब अस्थायी होने के लिए क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है अस्थायी हो जाएगा, और क्लोरीन जो है अस्थायी नहीं होगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ग्रहण करने के लिए। अब देखिए क्लोरीन कितने हैं, एक तो है नहीं क्लोरीन, क्लोरीन 2 है, तो जो अगला क्लोरीन उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे मतलब अस्थाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A है और यहाँ पे Cl है, अब यहाँ पे भी Cl है, तो देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन Cl का है और Cl का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन Cl खोना चाहिए था, दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए हैं Cl के। अब देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हम कर दिए। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, इसका 8 हो गया, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, इसका भी 7 हो गया। तो अब देखिए क्या बन जाएगा कि Cl माइनस हो जाएगा, Mg जो हो जाएगा प्लस प्लस आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस, और फिर जो Cl है उस पर भी माइनस आ जाएगा, तो Mg प्लस प्लस Cl माइनस माइनस। यदि हम दोनों को एक साथ करें तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस प्लस Cl माइनस माइनस, यही होता है। इसके द्वारा आप CaCl2 का भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इनका मतलब लक्षण है विद्युत संयोजक बंध का, उसे हम देखते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए लक्षण में मैं आपको पहली बार बता दूं कि जो विद्युत संयोजक होते हैं ये जल में क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, और जो कार्बनिक विलायक है, इस तरीके से आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये जो जल होता है का जो आपके मतलब ये यौगिक होते हैं विद्युत संयोजक, जल में विलेय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायक में अविलेय होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, ये यौगिक जो होते हैं गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं, मतलब जैसे जो विद्युत संयोजक होते हैं एक गलित अवस्था में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण ये मतलब कि द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। द्रव अवस्था
द्रव अवस्था और गैस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। द्रव अवस्था और गैस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक, और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, क्योंकि ये गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जब इनके मतलब सुचालक हैं विद्युत के, तो जो विद्युत के सुचालक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अब हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सहसंयोजक बंध जानने से पहले मैं एक बार आपको फिर दिखा दूं कि जो अस्थायी तत्व होगा अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तभी सहसंयोजक बंध बनेगा। अब इसकी डिफिनीशन याद करना में बहुत सरल हो जाएगा। क्या है कि जब दो समान अथवा भिन्न भिन्न, जैसे कि समान कहने का क्या तात्पर्य है, समान के कहने का तात्पर्य है जैसे भी मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन हो या एक H हो एक Cl हो, तो दो समान है अथवा असमान है। तो वही कह रहा है कि जब दो समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, अब जैसे हाइड्रोजन केस में एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर क्लोरीन की बात कर लें या किसी और की तो उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बात करें तीन तीन इलेक्ट्रॉन। तो वही कह रहा है कि जब दो समान अथवा भिन्न भिन्न परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के साझा करके अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। अब देखिए ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसे क्या कहेंगे, एकल बंध। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी द्विबंध, तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उसे त्रिबंध कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आइए हम समझते हैं। इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दे रहा है, हाइड्रोजन। देखिए मैंने आपको बताया था दो समान, तो देखिए यहाँ पे दोनों समान है हाइड्रोजन। अब इन्हें हम कैसे अस्थायी करेंगे, देखिए हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, उसे अस्थायी होने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मैंने आपको बताया कि अस्थायी होने के लिए लगभग 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सभी पे लागू नहीं होता, लगभग सभी पे लागू होता है। हाइड्रोजन इसका अपवाद है और हीलियम भी अक्रिय गैसों का अपवाद है, जो कि हमने वीडियो में बताया था कि उसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी वह अस्थायी होता है। ठीक उसी प्रकार से हीलियम है, मतलब हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसे 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर तत्व जो होते हैं, ज़्यादातर नहीं सभी तत्व अपने जो उसके नज़दीक में अक्रिय गैस होगा उसी के पास जाना चाहते हैं। तो इसके नज़दीक में हाइड्रोजन की बात कौन है, हीलियम है, तो इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन और फिर प्लस कर दी इसके भी बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यह कहेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, यह भी अस्थायी हो गया, और ये कहेगा भाई तू भी मुझे दे दे। तो यानी कि यहाँ से आप नहीं समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे यह भी है। अब देखिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है यह ले लिया, ए वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यह हो गया अस्थायी। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और यह जो हाइड्रोजन है यह भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि आप समझ जाइएगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन या इससे 1 इलेक्ट्रॉन या। अब दोनों के मध्य क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो एकल बंध बन गया और दोनों क्या हो गए, अस्थायी। ठीक, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 1 1 1। अब देखिए क्या है, इन दोनों को आप किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इन दोनों को आप व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसे हो गया ये और ऐसे चल गया इनका काम, दोनों लोग का काम चल जाएगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से आपका है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखिए क्लोरीन का 2 8 7 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, अब देखिए इनके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर भी वही समान कंडीशन है, मतलब सेम ही है और एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, इसे नहीं समझेंगे। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला समझ लेते हैं। क्यों ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन जो है इसके बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसे अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो यहाँ ऑक्सीजन बनेगा 1 2 3 4, 2 2 4 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ भी 6, ऑक्सीजन बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसे भी यह इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो ऑक्सीजन है वह इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यह इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब दोनों बनेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, यही हो जाएगा ऑक्सीजन अस्थाई। इसी प्रकार से HCl है। अब देखिए HCl क्या है, देखिए 2 असमान तत्व हैं। अब तक 2 समान देख रहे थे, लेकिन ये क्या है, दोनों असमान है। इसमें देखिए हाइड्रोजन को भी बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, तो इसे अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसे अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के मध्य बंध बन जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं इन दोनों के लक्षण क्या हैं।
ये जो होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था उसमें कि वो जो विद्युत संयोजक होते हैं वो जल में विलेय होते हैं और मतलब कि जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें अविलेय होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन आदि में अविलेय मतलब बेंजीन आदि में विलेय होते हैं, लेकिन जल में अविलेय। ये जल में अविलेय होते थे, वो जल में विलेय होते थे। ये आयनित नहीं होते, अर्थात ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और जो विद्युत के कुचालक होंगे उनके गलनांक क्वथनांक निश्चित है कि क्या होगा, उनके गलनांक क्वथनांक कौन हो क्या होगा, मतलब उनके गलनांक क्वथनांक कम होगा। तो यही था दोनों बंध, दोनों का हमने क्या बताया, अष्टक नियम बताया, विद्युत संयोजक बंध बताया, लक्षण बताया, एग्जाम्पल बताया, इसका भी हमने बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, कुछ मिला हो तो क्या करें, आप जानते ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।